रोजनामा जना के डिजिटल चैनल के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे माहौल की, क्लाइमेट की, और ख़ास तौर पर इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज की मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात हैं, और उन मनफी असरात में ज़्यादा जो किरदार है वो तरक्की याफ्ता ममालिक का है, और इसके जो विक्टिम हैं वो तरक्की पजीर ममालिक हैं। ये बयानिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो कॉन्फ्रेंस नंबर 27 थी, इस साल 28 हुई, 27वीं जो कॉन्फ्रेंस गुजरी, उसमें पाकिस्तान ने ये अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा, और लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसका इजरा अमल में आया। और इस साल भी उस लॉस एंड डैमेज फंड में एक खतीर रकम जमा हुई है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम दिए जाएं, शहरों को क्लाइमेट रिजिलियंट बनाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता है, जनाब अली जाबिर साहब। आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात करिएगा जनाब के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस साल हुई, पाकिस्तान ने अपना क्या मौक़िफ़ रखा और किस हद तक वो अपने जो काज है, जो अहम काज है, इस पर हम देखते हैं कि गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बेहतरीन अंदाज में पेश हुआ। इस साल जो कॉन्फ्रेंस थी जो कि यूएई में हुई, कितना कामयाब रहा पाकिस्तान, जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ सर कि पिछली कॉप की बनिस्बत इस कॉप में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। पिछली कॉप में पाकिस्तान ना सिर्फ जो है ना एक मुतासरा मुल्क के तौर पर जाता था, बल्कि वो जो तरक्की पजीर ममालिक का एक ग्रुप है G77 प्लस चाइना, उसका चेयरमैन भी था। ये हर साल इस जो है ना ये जो ओहदा है तब्दील होता है मुख्तलिफ ममालिक को। इसमें जो है ना वो इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है ताकि वो नुमाइंदगी कर सकें। तो पाकिस्तान उस वक्त क्योंकि G77 का अब चेयरमैन था, तो उसके पास इख्तियारात और इन्फ्लुएंस ज़्यादा था इस बार, और इसी वजह से जो उसका मुकदमा था, और चूंकि 2022 के ताज़ा जो है वो सैलाब भी आए हुए थे, उसकी तबाहकारियां भी थी, तो हमारा केस बहुत मजबूत था और हम आइडियल नुमाइंदे के तौर पर साबित हुए जो तमाम उन तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी करता है इस इतने बड़े आलमी माहौलियाती फोरम पर। इस बार चूंकि पाकिस्तान अब एक आम डेलीगेट की नुमाइंदे की हैसियत से, एक मेंबर की हैसियत से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस साल पाकिस्तान का जो कोशिश थी वो ज़्यादातर डिप्लोमेसी की तरफ थी कि वो सफारतकारी के तहत जो है वो कन्विंस कर सके दो चीज़ों पर। एक कि लॉस एंड डैमेज फंड को हर सूरत एक्टिव किया जाए, उसके लिए पैसे मुख्तस किए जाएं, उसका बाकायदा क़याम अमल में लाया जाए। और दूसरा, पाकिस्तान जो था वो एक बहुत बड़ी बहस है साफ जो है ना तवानाई की तरफ तब्दीली की। वो ये है कि जितनी भी दुनिया में तवानाई के जो ज़राए हैं वो फॉसिल फ्यूल है, यानी जो आपका कुदरती जो वसाइल हैं जिनमें तेल, डीजल और गैस शामिल है, इनसे जो बिजली के कारखाने चलते हैं उनसे ये बिजली बनती है। इससे माहौलियात को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो पाकिस्तान इसमें ये मुकदमा लेकर गया था कि आपका इशारा है कि रिन्यूएबल की तरफ जाया जाए। जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और इसमें मजीद ये बहस क्योंकि बड़ी तवील और पेचीदा है, अभी भी जो माहौल चल रहा है, आज कोई 8वां दिन है कॉप कॉन्फ्रेंस का, 6 दिन गुजर चुके हैं, ये 12 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो अभी तक कोई फैसला बज़ाहिर नहीं हो सका। लॉस एंड डैमेज फंड बन तो गया है, उसे यूनाइटेड नेशंस के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ना ऑफिस के अंडर अनाउंस कर दिया गया कि वो उसके अंडर काम करेगा, मगर अभी तक उसमें जो कुल रकम मुख्तस की गई है वो $500 मिलियन से भी कम है। इस $500 मिलियन से कम का मतलब ये है कि जो खाली नुकसानात है ना अकेले पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली में, सिर्फ एक सैलाब में वो $36 अरब है, और 2010 के सैलाब में ये $15 अरब से ज्यादा का नुकसान था। खाली दो अगर सैलाब की तबाहकारियों को मिलाएं तो हमारे तो खाली $45 अरब से ज्यादा के नुकसानात हैं, और वो सिर्फ $500 मिलियन पूरी दुनिया के लिए दे रहे हैं। तो ये अभी जो बहस चल रही है कि ये बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए, ना सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो शेयर उन लोगों ममालिक से डाला जाए जो कसूरवार है मौसमियाती तब्दीलियों के। यानी अली जाबिर साहब, पाकिस्तान जो है उसे दुनिया का 8वां मुल्क कहा जाता है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। यानी पाकिस्तान से ज्यादा भी तो कई दुनिया में ऐसे ममालिक होंगे जो मुतासर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आप जो जिक्र कर रहे हैं ये जर्मन वॉच के नाम से एक
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ है जो पूरे दुनिया में इसको कोई डाटा नहीं है जो ये बता, ना यूएन के पास ये डाटा जो बता सके कि कौन सा मुल्क कितना ज्यादा मुतासिर है। तो ये जर्मन वॉच जो एनजीओ है ये हर साल डाटा इकट्ठा करती है कि कितने जो है ना मौसमियाती तब्दीली से कुदरती नुकसान जो ये डिजास्टर्स आते हैं, तबाहकारियां होती हैं, ये कितनी आ रही हैं और किस तवातुर से आ रही हैं। तो फिर उस पर वो एक पैमाना बनाते हैं और ये तयन करते हैं कि कौन सा मुल्क कितना मुतासिर हो रहा है। जो आप 8 की बात कर रहे हैं ना, अब हम 8 से बहुत ऊपर चले गए हैं। इस साल ये भी जारी नहीं हुआ, अभी जारी होगा तो उम्मीद है कि पाकिस्तान शायद खुदा न खास्ता दूसरे या पहले नंबर पे होगा। हमसे पहले बांग्लादेश है और नॉर्थ अमेरिका के कुछ ममालिक हैं और ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक है जहाँ पर ये जो सी लेवल राइज है, सुनामीज है और सैलाब आते हैं और जलजले और इसके अलावा जो हीट वेव है इनकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मगर हमारे मुल्क में ठीक ये है। अजीब बात है कि हमारे यहाँ सैलाब, कहत साली, ग्लेशियर का पिघलना, फॉरेस्ट फायर और अर्बन फ्लडिंग, ये ऐसे कुदरती जो है ना वो तबाहकारियां जो एक ही वक्त में एट अ टाइम हो रही हैं, दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं है। तो हम सबसे ज्यादा मुतासिर ठीक मुल्क है। ठीक है। यानी ये मौसमियाती तब्दीलियां इस पूरे ग्लोब के ऊपर मुख्तलिफ शक्लों में है। हमारे देखने वालों को बताइएगा कि पाकिस्तान ने इंडस बेसन के हवाले से बात की है, दरियाए सिंध की बात की है, क्योंकि दरियाए सिंध से हमारी जिंदगी भी वाबस्ता है, लेकिन वो नुकसान का बायस भी बनता है। तो क्या मौकफ था पाकिस्तान का इस हवाले से इस आलमी कॉन्फ्रेंस में? इस आपको मैं बताता चलूं और सामीन को भी कि इस दफा यूएन ने एक नया कन्वेंशन, एक नया कानून अनाउंस किया जिसको कहा गया है प्रोटेक्टिंग द रिवर डेल्टास ऑफ द वर्ल्ड। जो जितने भी डेल्टा हम उसको कहते हैं जहां जिस इलाके में दरिया का पानी आकर गिरता है और उसके बाद आगे से ठीक है। समुद्र में दाखिल होता है तो वो डेल्टा होता है। अब हमारे यहाँ क्योंकि दरियाए सिंध में आपको बताऊं कि 80% हमारी आबादी दरियाए सिंध के किनारों के तरफ रहती है। पाकिस्तान की मीशत का जी 70% से ज्यादा हिस्सा दरियाए सिंध पे निसार करता है, मगर ये दरियाए सिंध वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शायद अगले 50 साल तक जिंदा ना रह सके, मगर इसने 5000 साल तक इंसानियत को जिंदा रखा है। मगर अब इसका अपना वजूद खतरे में है क्योंकि इसकी तेजी से पानी कम हो रहा है इसमें और जो इसके इर्द गिर्द आबादियां वो बढ़ती जा रही हैं और उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लोग उसमें कचरा बहुत फेंक रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो प्लास्टिक फेंक रहे हैं जिस वजह से तबाहकारियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बजाय हमने गुज़श्ता सैलाब में भी देखा कि पूरी पूरी जो इमारतें थी वो बह के चली गई। वो सारी इसी वजह से थी कि वो इंक्रोचमेंट थी, वो दरिया और कुदरती जो माहौल है उसके अंदर एक इंटरफेरेंस थी। जी अली सॉरी, मैं जाबिर साहब, आपका आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी आपका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था, काइंडली जरा रिपीट कीजिएगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि गुज़श्ता जो सैलाब पाकिस्तान में आया उसमें हमने इस चीज का देखा कि पानी जब बह के आया तो पूरी पूरी इमारतों को साथ बहा के ले गया। उसकी यही वजह थी कि ये कुदरती जो सिस्टम है इसके अंदर एक इंक्रोचमेंट की गई और उन दरियाओं के जो रस्तों को रुकावटें पैदा की गई, पानी को जिस पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया। जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली है कि हमारा जितना भी ये बिजनेस और टूरिज्म तबका है ये अपने होटल्स, अपनी इमारतें बिल्कुल दरिया के रास्ते में बना रहे हैं जो कि माहौलियाती तौर पर, कानूनी तौर पर गलत है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप देख लें ये सवात में बहने वाला होटल तीसरी दफा बह गया है और अभी चौथी बार सुना है कि दोबारा उसी होटल को फिर से बनाया गया है और उसको उस जगह पे उसी बनाया जाए, जगह पे उसी काम पे बनाया गया। अफसोस की बात है। हालांकि हालांकि अली जावेद साहब, हम देखते हैं कि हमें खुदा ने ऐसी कुरान से नवाजा है कि जिसमें ग्लेशियर्स भी हैं, जिसमें मैदान भी हैं। अगर इसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अगर एक विल के साथ काम किया जाए, एक रिजिलियंस के साथ, एक पूरे डाटा के साथ, क्योंकि ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उनको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। उनके ठीक है, उनके खतरात भी हैं, लेकिन उनके पॉजिटिव यूज भी हैं। देखें, अगर हमसे ये माहौल खुदा ना खास्ता ये तबाह हो गया तो इसको दोबारा रेस्टोर करना या दोबारा जिंदा करना इम्पॉसिबल है। यानी एक मुकाम है जहां तक इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, एक ऐसी स्टेज भी आएगी जो इरिवर्सिबल होगी। यानी अगर ये ग्लेशियर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए, ये जंगलात हमेशा के लिए खत्म हो गए, तो ना आपकी बारिशें वक्त पर होंगी, बारिशें वक्त पर नहीं होंगी तो आपके दरिया सूखेंगे, आपके पास पानी नहीं होगा, जेर जमीन पानी के वसाइल
पहले से ही आपके 50% से ज्यादा कम हो गए हैं। 2025 तक यूएन की रिपोर्ट है कि आप खुद कैद साली का शिकार होंगे। पानी वाटर स्ट्रेस होगा पाकिस्तान के, पानी बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की जरूरियात के लिए पूरा हो रहा होगा। अगर हमने ना बचाया माहौल को और अपना ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस रविश को ना तब्दील किया तो हमसे ये माहौल ना सिर्फ छूट जाएगा बल्कि हमारे मुस्तकबिल को भी हमेशा के लिए खतरे में डाल देगा। जी, बहुत अहम बात की जावेद साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि दौरानिया कम होता है, तो लास्टली एक समराइज कर दीजिएगा कि पाकिस्तान का मौकफ जो था वो किन किन पॉइंट्स पे था और कितना कामयाब रहा लास्टली। जी थैंक यू। मैं आपको इसमें सम अप करता हूँ। पाकिस्तान इस दफा अपने 2 प्रोजेक्ट्स लेकर गया है जिनको पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पेश किया। एक है रिचार्ज पाकिस्तान, एक है लिविंग इंडस रिवर इनिशिएटिव। इन दोनों के तहत हम जो लिविंग इंडस के तहत हम जो दरियाई सिंध है इसको कुदरती जो है ना वो तरीकों से दोबारा बहाल करेंगे। और रिचार्ज पाकिस्तान से हम जो हमारे सैलाब का पानी है 100 मिलियन एकड़ फीट हर साल जाया होता है, हम इसको मुख्तलिफ बड़े बड़े तालाब और वेटलैंड्स बनाकर बचाएंगे और